हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। मैं हूं आदर्श सिंह। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखा, संविधान की अनुसूचियों के बारे में हमने बात किया था कि संविधान की कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, अनुसूचियों में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखा था कि संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों के बारे में हमने डिस्कस किया। संवैधानिक जो भी उसमें पद थे, राज्यसभा की सीटों का आवंटन भी था, अ, उसमें वेतन से संबंधित था, शपथ से संबंधित था, जो भी था हमने उनमें, नगर निगम संबंधित था, पंचायत से संबंधित था, सबको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को अगर हम बात करें तो ये मौलिक अधिकार, मूल अधिकार की हम बात करते हैं। मूल अधिकार जो हमारा भारत का संविधान है इसमें निहित है। मूल अधिकार को जानेंगे, मूल अधिकार नाम ही क्यों दिया गया। क्या जितने अधिकार हैं सब मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं? सबको हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मानव अधिकार हो गया, क्या यह भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है। ऐसे कई अधिकार हैं। तो जैसे कानूनी अधिकार हो गया, संवैधानिक अधिकार हो गया, तो क्या ये मतलब सबको हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही लाएंगे? तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे, बहुत लोग इससे भी अनभिज्ञ होंगे। तो ये सबके लिए है। ऐसा नहीं कि नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है किसी भी, या जो एकदम बुद्धिजीवी है उसी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत का जो नागरिक है, प्रत्येक व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसके मूल अधिकार क्या हैं, कैसे हैं, वो कहाँ निहित है, कैसे इस चीज़ को कहाँ से लिया गया है, ये जानना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को, एक एक चीज़ को बताते चलेंगे, सुनते चलिएगा। शॉर्टकट पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करिएगा, शॉर्टकट बहुत दिन तक नहीं रहता है। कंसेप्ट क्लियर अपना करते चलिएगा। कंसेप्ट, एक एक चीज़ को हम समझाते चलेंगे, सुनते चलिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा। होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को सुन करके जब समझते हैं तो उसमें हमारी मेमोरी उतनी नहीं जाती है, लेकिन जब रट्टा मारते हैं तो उसमें मेमोरी हमारी बल्कि ज़्यादा जाती है। इसलिए चीज़ों को समझ करके, कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे एक एक चीज़ को। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल अधिकार की। ठीक है। ये मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में कहाँ निहित है? अगर हम इसकी बात करें तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में दिया हुआ है। इसके कई भाग दिए हुए हैं। भाग की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में कई भाग हैं। तो भाग तीसरे में दिया हुआ है मूल संविधान, मूल अधिकार, सॉरी, मूल अधिकार। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है। हम एक एक आर्टिकल को धीरे धीरे, लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे। उससे पहले बात करेंगे ये कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार को। ठीक है। इसको तो हम समझ लिए भाग 3 में। भाग 3 में दिया हुआ है अपना मूल अधिकार। जब हमारा संविधान अस्तित्व में आया तो ये B.R. अम्बेडकर का विचार है। इसको हम देखेंगे उनका क्या विचार था, उन्होंने क्या अपना वक्तव्य दिया था उस समय। उन्होंने कहा है कि मेरा यह विचार है कि यह भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। वास्तव में मैं यह कहना चाहूँगा कि नवीन संविधान के अंतर्गत यदि स्थिति खराब होती है तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान बुरा था, वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही बुरा था। ठीक है। उनके कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग संविधान समर्पित कर रहे हैं, देश को दे रहे हैं, जो भी संविधान निर्माता थे, काफ़ी समय लगा, 3 वर्ष लग गया संविधान बनाने में। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये जरूर था कि उन लोगों के दिमाग में ये चल रहा था, वो लोग क्या थे कि दूरदृष्टा थे।
वो चीज़ों को जानते थे कि नहीं आने वाले समय में परिस्थितियाँ कैसी होंगी, क्या नागरिक की आवश्यकता होगी, नागरिक के अधिकार किस प्रकार से दिए जाए कि दिक्कत ना हो। इसीलिए काफ़ी लंबा समय लगा, कई देशों से ये लिया गया है। लिया जाने का मतलब कि वहाँ के संविधान को अध्ययन किया गया है और अपने अनुकूल भारतीय नागरिक और भारतीय परंपरा में जो फिट बैठ रहा था उसको हमने इसमें अडॉप्ट किया था। तो वैसे ही इसको उधारों का थैला भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधारों का थैला भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का परिचय। हम बात करेंगे मैग्ना कार्टा की। ठीक है, मैग्ना कार्टा, देखिए हमारे देश का इतिहास उठा लीजिए, भारत का इतिहास है या किसी भी देश का इतिहास बहुत पुराना है। तो पहले से किसी को कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा आया कहाँ से? 1215 ईस्वी में क्या हुआ था? इंग्लैंड के राजा ने पहली बार लिखित अधिकार दिया था अपने नागरिकों को, अपने प्रजा को। उन्होंने क्या किया था? 1215 ईस्वी में लिखित अधिकार दिया था, लिखित अधिकार। और इसको क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा। इसको मैग्ना कार्टा बोला गया। और इतिहास में, पूरे इतिहास की अगर हम बात करें तो ये पहली ऐसी घटना थी कि किसी भी नागरिक को लिखित रूप से अधिकार दिया गया कि नहीं ये आपका अधिकार है। इसलिए भारत में ये मूल अधिकार जोड़ा गया और भारत का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है, भारत के मौलिक अधिकार को। हम बात करेंगे अब इसी क्रम में आर्टिकल की, एक एक आर्टिकल की हम धीरे धीरे इसमें बात करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि नहीं ये मूल अधिकार, मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है जड़। मूल का मतलब जड़ होता है। तो जितने भी अधिकार हैं हमारे, ठीक है, जैसे मानव अधिकार की बात कर लेते हैं या कानूनी अधिकार की बात कर लेते हैं, ठीक है, या कानूनी अधिकार हो गया या संवैधानिक अधिकार हो गया या संवैधानिक अधिकार हो गया, तो ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मूल अधिकार से ही प्राप्त हुए हैं। मूल का मतलब होता है जड़, यहीं से ये सब अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं। देखिए जितने संवैधानिक अधिकार हैं, जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं उसको हम मूल अधिकार नहीं कह सकते, लेकिन जो मूल अधिकार है उसको हम संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकार का मतलब समझते हैं। मूल अधिकार क्या करता है? ये नागरिकों को गारंटी देता है, नागरिकों को गारंटी देता, किस बात की गारंटी देता है? सुरक्षा की। नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देता है। देखिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कई पद बनाए, शक्तियां दी, संसद बनाया, लेकिन नागरिकों को भी कुछ अधिकार दिए ताकि जिसके पास शक्ति है वो अपने शक्ति का दुरुपयोग न करे। वही भस्मासुर की तरह है, जैसे भस्मासुर को वरदान मिला और जो वरदान दिए उनको ये नहीं था कि हम उन्हीं के ऊपर आजमान लगे। तो मतलब चीज़ों को हम ऐसे कह सकते हैं कि संविधान निर्माता जो थे वो उनको शक्ति देने के साथ साथ नागरिकों को भी दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि नहीं हम सब शक्ति इन्हीं को दे दें और उसके बाद फिर नागरिकों का ये लोग शोषण करने लगे। तो शोषण की बात कर ली जाए, सुरक्षा की बात कर ली जाए, इस सब चीज़ से बचाने के लिए भी मौलिक अधिकारों का हम अच्छा ये समझिए, जैसे मौलिक अधिकार हनन मानेंगे कब? अगर मान लीजिए आप लोग हैं और मैं हूँ, मैं आपके मौलिक अधिकार का हनन करता हूँ, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सीधे कोर्ट में जाएंगे? अगर हम आपके मौलिक अधिकार का हनन करते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये बहुत चीज़ों को, बहुत लोगों को ये चीज़ पहली बार पता चल रही होगी। बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं
हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम सीधे कोर्ट में चले जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार का हनन, आपका मौलिक अधिकार है तो मेरा भी तो मौलिक अधिकार है। ऐसा थोड़ी कि सर्व आपने मौलिक अधिकार को ले रखा है, हमारे पास भी मौलिक अधिकार है। आप कोर्ट में तब जा सकते हैं जब कोई राज्य का आदमी हो। राज्य का आदमी का मतलब कि राज्य की शक्ति की बात करें, राज्य की शक्ति, जैसे कोई पुलिस हो गया, या कोई आईएएस हो गया, या कोई आईपीएस हो गया, जो राज्य के अंतर्गत काम कार्य करता हो, उसके विरुद्ध हम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई आम आदमी आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सीधे जाते हैं कहाँ पे, एक एफआईआर दर्ज करेंगे। और एफआईआर दर्ज करेंगे तो जो भी आईपीसी की धाराएं होती है, जो भी सीआरपीसी की धाराएं होती है, उसके तहत आप पे मुकदमा दायर होगा, उसके तहत आप पे कार्रवाई होगी। ठीक है। जब संविधान बना तो हमारे टोटल मूल अधिकार की बात करें तो 7 था। लेकिन वर्तमान में आज 2021 में, आज जब ये वीडियो बन रहा है तो अभी मूल अधिकार हमारे कितने, 6 हैं। 7वां जो मूल अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, आर्टिकल 31 में। इसको हम 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वें संविधान 1978 द्वारा हटा करके 300 क में जोड़ दिया गया। कहाँ जोड़ दिया गया, 300 क में, जो अब विधिक अधिकार है। ठीक है, सांविधिक अधिकार है, इसको बोल सकते हैं। और अब मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार का मेन पर्पस क्या था, मूल अधिकार का पर्पस था सर्वांगीण विकास। मूल अधिकार का पर्पस देखा जाए सर्वांगीण विकास हो सके, इसलिए मूल अधिकार को जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल की। ठीक है, एक एक आर्टिकल की हम बात करते हुए चलेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी जो राज्य का कर्मचारी है, अगर वो आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आप आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे आगे। शुरुआत हमारा है संवैधानिक, अगर मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार तो ये 12 से 35 तक में दिया हुआ है। 12 से 35, तो 12 और 13 को पहले देखते हैं। 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। राज्य आखिर कहा किसको जाता है। ठीक है, राज्य जो भी, जैसे मान लीजिए कि विधानमंडल हो गया। ठीक है, भारत सरकार का संसद हो गया, या राज्य से जुड़ा जो भी व्यक्ति है, राज्य का कर्मचारी कोई भी हो। ठीक है, स्थानीय निकाय हो गया, पंचायतें हो गई, नगर पालिकाएं, ये सब अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन करती हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये सब राज्य में आते हैं, इसको हम राज्य की परिभाषा में रखेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं फिर आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या है, अनुच्छेद 13। इसमें दिया हुआ मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, मतलब जो भी आपका मौलिक अधिकार है इसको सीमित किया जा सकता है। अल्पीकरण का मतलब क्या, सीमित किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो आप 12 बजे रात में पूरा डीजे लगा करके लगे अपने कॉलोनी में बजाने, तो ये नहीं है, इसको सीमित किया जा सकता है। सरकार जो भी है, जो भी राज्य सरकार है, उस चीज को उस पर रोक लगा सकती है।
उसको सीमित कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया तो जो मर्जी वही करें। आर्टिकल 13 में मूल रूप से यह दिया हुआ है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे मूल अधिकार का हनन हो। मूल अधिकार का हनन करने वाला जो भी कानून होगा वो आर्टिकल 13 के तहत उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कानून संसद नहीं बना सकती है। और मूल अधिकार की बात करें तो इसमें मूल ढांचे की बात की गई है। मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है वहां तक जहां मूल ढांचे को प्रभाव न पड़े। मूल ढांचा की व्याख्या अभी अब तक कोर्ट ने नहीं डिसाइड किया है कि मूल ढांचा कहाँ तक है, कितना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, आने वाले समय में हम इसको बताते चलेंगे कि मूल ढांचा कहाँ तक। जैसे आर्टिकल 21 को वो मूल ढांचे के अंतर्गत मानते हैं, तो आर्टिकल 13 में ये दिया हुआ है कि मूल ढांचे को मतलब जो भी कानून ऐसे होंगे जो मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, वो जो कानून है उसको हम शून्य घोषित इसके तहत हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हमारे जो मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं वो 6 हैं। जब मूल संविधान जब निर्मित हुआ था उस समय हमारे पास मौलिक अधिकार कितने, टोटल 7 थे। आज वर्तमान में 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। और लास्ट छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसमें भी हम एक एक आर्टिकल को देखते चलेंगे, चीज़ों को समझ, देखिए चीज़ों को देखते चलिए एक एक चीज़ और इसको समझते चलिए चीज़ें हैं क्या। तो हम आज बात करेंगे आर्टिकल 24 तक, 24 तक। इसमें आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 से, ठीक है। तो आइए देखते हैं राइट टू इक्वलिटी। इसमें क्या है? समानता का अधिकार। समानता का मतलब होता है, कितने लोग समानता और समता में कंफ्यूज हो जाते हैं। कितने लोग को ये लगता है कि समानता और समता एक ही चीज़ है। समानता और समता एक ही चीज़ है। तो आज ये चीज़ हम क्लियर कर देते हैं कि समानता और समता में अंतर होता है। समानता का मतलब क्या होता है? बराबर, सबको समान रूप से देखा जाएगा। समता में भी कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से कि समता और समानता में क्या अंतर है। समानता की हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और 5 लोगों में देने हैं। 10 रुपये है, 5 लोगों में देने हैं। अगर इसको हम समानता के तहत बांटते हैं तो सबको हम 2-2 रुपये दे देंगे। 2-2 रुपये दे देंगे तो ये 5 लोगों में आ जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा सबको, ठीक है। इसमें समान व्यवहार करेंगे। हमको इससे नहीं मतलब है किसको कितना ज़रूरत है, कितना नहीं ज़रूरत है, हम सबको 2-2 रुपये दे देंगे। ये हो गया हमारा समानता। हम समान रूप से सबके साथ व्यवहार किए, ये समानता के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे समता की। समता क्या होता है? चीज़ों को ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समता और समानता में क्या अंतर है, बहुत तनाव मत लीजिएगा, आराम से चीज़ों को सुनिए। अब बात करते हैं समता की। समता क्या होता है? 10 रुपया मेरे पास है, 5 लोग हैं मेरे पास। अब हम ये देखेंगे कि 5 लोग हैं तो किसी को ज़रूरत हो सकता है 2 रुपये की है, किसी को ज़रूरत हो सकता है 1 रुपये की है, किसी को ज़रूरत हो सकता है 3 रुपये की है, किसी को ज़रूरत हो सकता है कि 50 पैसे की हो,
ठीक है, किसी को ज़रूरत हो सकता है कि 4 रुपए की हो। ठीक, तो हम ज़रूरत के हिसाब से लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जो चीज़ उपलब्ध कराते हैं, वो समता। मतलब जैसे आरक्षण, आरक्षण की अगर बात की जाए तो वो समता के अंतर्गत ही आता है। इसको अगर 50 पैसे की ज़रूरत है, 50 पैसा ही देंगे। 2 रुपये की ज़रूरत है, 2 रुपये ही देंगे। हमको इससे नहीं मतलब है कि नहीं कितना पैसा है मेरे पास सॉरी। तो ये हो गया समता। उसके हिसाब से अगर मान लीजिए कि ऐसे देखते हैं, तो मान लीजिए एक दीवार यहाँ है, ठीक है, एक 5 फुट का आदमी है और एक 3 फुट का आदमी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि दीवार के उस तरफ देखना है, तो ये 5 फुट वाला आदमी तो देख लेगा आराम से। अब 3 फुट वाला लड़का कैसे देखा, वो नीचे क्या करेगा कि अपने चेयर लगाएगा या तो कुर्सी लगा, कुछ ना कुछ ऐसा लगाएगा जिससे ये 5 फुट आदमी के बराबर हो जाए। ये होता है समता, ये समता के अंतर्गत आता है। ठीक है, चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो आज ये इस बात को ध्यान में रखिएगा कि समता और समानता में क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कानून के समझ समानता, विधि के समझ समानता। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि विधि से कानून से बढ़ करके कोई नहीं हो, वो चाहे कोई भी हो। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, कानून से ऊपर नहीं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार भी नहीं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार भी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार। ऐसा नहीं है कि नहीं एक दूसरा कोई गलती कर रहा है तो उसको 2 साल की सजा होगी, और वही गलती एक तीसरा व्यक्ति कर दे रहा है तो उसको सजा 1 साल की होगी। ऐसा नहीं है। अगर दोनों की गलती गलती समान है तो उनके दंड भी समान होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अगर अपवाद की बात करें तो जैसे राष्ट्रपति हो गया और एक अध्यापक हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राष्ट्रपति और अध्यापक। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अध्यापक 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 और अध्यापक दोनों मतलब अध्यापक हैं, अगर वो गलती समान करते हैं तो दोनों के साथ समान व्यवहार होता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के मामले में ऐसा नहीं होता है। ये कुछ इसमें कुछ अपवाद भी है। विधि के समझ समता की बात करें तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समझ समता की अगर बात करें, विधि के समझ समता की बात करें तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, विधि के समझ समता जो ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव। ठीक है, आर्टिकल 15 पे एक मूवी भी आई हुई है। उस मूवी का नाम ही है आर्टिकल 15। उसमें ये दर्शाया गया है कि इतने साल हो गए हम हमारे संविधान को लागू हुए, लेकिन फिर भी आज लोग भेदभाव करना नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के इस पे एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि हमको भेदभाव इस 5 चीज के तहत नहीं करना है। न धर्म, न नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर मतलब कोई भेदभाव नहीं करना। फिर भी भेदभाव लगातार हो रहे हैं, इस पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है।
अब बात करेंगे आर्टिकल 16 की। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन का मतलब यही नौकरी, नौकरी के लिए भेदभाव नहीं करेगा कोई किसी भी चीज़, लेकिन कुछ मामलों में भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सरकारी नौकरी के बात कर लें तो उसमें जैसे मान लीजिए कि आईपीएस का ही ले लीजिए। अब आईपीएस के लिए एक मिनिमम एज, मिनिमम वो हाइट रिक्वायर्ड है, मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है कि 1.65 उसमें चाहिए। अब 1.60 जो है उसको वो नहीं लेगा। ठीक है, अब जैसे इसी में आ गए 110 केजी वाला, तो अधिक ओवरवेट में उसको छाट देगा। तो ऐसा है कि वो राज्य भी अपने हिसाब से डिसाइड इसमें कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से नौकरी में डिसाइड कर सकता है। तो इसमें सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की गई है, सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की गई है। ठीक, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, अगर सिंपल भाषा में बोले तो छुआछूत, छुआछूत का अंत मतलब कोई किसी से छुआछूत को लेकर के भेदभाव नहीं करेगा। अब ये नहीं कि नहीं, अब इस समय तो हो गया ये कोरोना वाला, ऐसा हो गया कि लोग छुआछूत को मान ही रहे हैं कि नहीं छुआछूत ना करे किसी से, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा कि नहीं वो उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपना जीवन प्यारा होता है। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि नहीं छुआछूत वो कर रहे हैं हमसे, हम कोर्ट में जाएंगे या मतलब हम एफआईआर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो इसकी बात की गई कि अब जाति धर्म के आधार पर छुआछूत, जैसे नीचे कास्ट के जो लोग होते हैं उनसे जो बड़े कास्ट के लोग हैं छुआछूत करते हैं, पहले से ही होता ही है। अब चीज़ें कम हो रही हैं, ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बहुत हद तक कम हो गई है, अब कोई छुआछूत को नहीं मानता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की इसमें बात की गई है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। ठीक, इसमें उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल। देखिए हम पहले ही बताए हैं कि हम लोग ये जितने भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जितने भी अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे चीज़ों को, शॉर्टकट पे नहीं जाएंगे। तो घबराइएगा नहीं बिल्कुल ही, एक एक चीज़ को धीरे धीरे हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं शॉर्टकट बता दी कि नहीं ऐसे याद कर लो, उसके बाद 2 दिन के बाद दिमाग से ख़त्म। तो ऐसा नहीं करना है, चीज़ों को समझिए, जानिए। कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो भूलेगा नहीं खुद ही। बार बार वीडियो को देखिए, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, तब चीज़ें क्लियर होंगी। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ओपन, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल वहाँ से। तो आइए देखते हैं उपाधि उपांत के बारे में। उपाधि उपांत का मतलब कि जैसे पहले राजा महाराजा की उपाधि मिलती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। राजा महाराजा की जो भी उपाधि मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया गया कि राजा महाराजा की उपाधि नहीं मिलेगी। अब उपाधि मिलती है किसमें? सैन्य क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, और मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे पीएचडी जो करता है उसको डॉक्टरेट की जो उपाधि मिलती है, डॉक्टरेट की उपाधि, वो सब उपाधि ले सकते हैं। उसको इस 2 क्षेत्र को छोड़ करके बाकी उपाधियों को आप नहीं ले सकते हैं। उपाधियों के अंत की बात की गई है 18 में। तो हम अब तक बात कर रहे थे समता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार। ठीक है, 14 से 18 तक। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा अधिकार है, कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अब इसमें जितने आर्टिकल आते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे कि वो आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में क्या दिया हुआ है?
वाक स्वतंत्रता, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीवक परिजन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकारी हो। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 19 में अगर हम बात करें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है, आपको कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब चीज़ का आपको आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। जैसे ये संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, निवास करने और कोई भी जीवक परिजन व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। ठीक, अब बात करेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे मान लीजिए कोई भी अपराधी है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं अब उसको दोष सिद्धि के लिए जैसे वो अपना वकील कर सकता है। ठीक है, वो अपना वकील भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जबरदस्ती अपना वकील भी कर सकता है। अगर वो कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, मान लीजिए कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, तभी उसको दंडित किया जाएगा। ठीक, तभी उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें देखते हैं, दूसरा देखते हैं इसमें एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक ही बार दंडित किया जाएगा। इसके लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध सबूत या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने ही विरुद्ध सबूत या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें अपराध, ठीक है, अपराधी कोई अपराध कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं जितना कानून है उसी के ऊपर थोप देंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें क्या दिया हुआ है? जीवन जीने का अधिकार इसी में है, जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। अगर इमरजेंसी लागू हो जाता है तो ये आर्टिकल रद्द नहीं होते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल को रद्द नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे मानवीय प्रतिष्ठा, मानवीय प्रतिष्ठा, अगर आपके प्रतिष्ठा को कोई आघात पहुंचाता है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे आईपीसी में दिया हुआ है, आईपीसी में अगर हम बात करें तो 499 के तहत डेफमेशन, डेफमेशन मानहानि का मुकदमा दायर होता है, मानहानि का मुकदमा दायर होता है। तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार आपको है, मानवीय प्रतिष्ठा, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार इसी में आता है, निजता का अधिकार। ऐसे कई प्रकार के अधिकार हैं इसमें, आर्टिकल 21 में आता है। निजता का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब है, जैसे कोरोना है, कोरोना में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं कितने लोग, अगर उनको बेड नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा रहा है, तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। वहाँ से इनको
ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, ये अपने मौलिक अधिकार में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A। इसमें शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। किसी भी देश का अगर विकास होता है तो वो शिक्षा से ही होता है। किसी भी देश के विकास की अगर हम कल्पना करें, किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट होगा तो वो शिक्षा से ही। वो शिक्षा उसका एक मूलभूत आवश्यकता है। अगर शिक्षा नहीं है जिस देश में, जिस घर में, जिस परिवार में, तो हम विकास की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, असंभव है। तो इसीलिए शिक्षा का अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकार में, चूंकि ये बाद में जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार भी, शिक्षा का अधिकार में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगी। ये हमारे शिक्षा का अधिकार में आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। ठीक है, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या दिया, इसको देखते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर आपकी गिरफ्तारी हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई गिरफ्तार कर रहा है आपको, तो आपको तो जानने का अधिकार है ना कि नहीं आप क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, कारण क्या है, आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं कोई भी आएगा और आपको गिरफ्तार करके लेके चला जाएगा। ठीक है, तो आपको कारण जानने का अधिकार है। इसमें 3 पॉइंट है। पहला क्या है, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये आपको जानने का अधिकार है। दूसरा है, दूसरा की बात करें तो वकील से परामर्श लेने का अधिकार। वकील से परामर्श लेने का अधिकार, आप वकील से परामर्श ले सकते हैं, आपको ये छूट है। और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। इसमें ले आने वाला समय को छोड़ करके 24 घंटे माना जाता है। ये 3 पॉइंट है जो आर्टिकल 22 के तहत आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि नहीं। आपको कोई अगर गिरफ्तार कर रहा है तो आप कारण पूछिए उससे कि हमको क्यों गिरफ्तार कर रहा है, गिरफ्तार करने का कारण क्या है। और अगर ऐसा है तो फिर आप वकील से भी परामर्श ले सकते हैं। आप वकील को कोर्ट में लेके जा सकते हैं अपने तरफ से दलील देने के लिए। और 24 घंटे के अंदर आप जिस समय आपकी गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना आवश्यक होता है। अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि नहीं 24 घंटे के अंदर हमको कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया। ये आपका अधिकार है, आपका राइट है। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ ऐसी भी हैं, जैसे आर्टिकल 22 है तो अक्सर ये उन व्यक्तियों पर नज़र रखता है, उन व्यक्तियों पर भी नज़र रखता है जिनको नज़रबंद किया गया, उनको मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जिनको नज़रबंद, नज़रबंद किसको किया जाता है, नज़रबंद का अर्थ मतलब है कि अपराध करने से पहले ही हिरासत में लिया। नज़रबंद उसको कहा जाता है कि लगता है कि नहीं इनके वजह से अपराध हो सकता है या कुछ ऐसे हो हल्ला हो सकता है। ठीक है, आने वाले समय कोई अपराध कोई अंजाम दे सकते हैं, तो उस व्यक्ति को हम पहले ही गिरफ्तार कर लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं, उसको हम नज़रबंद कहते हैं। तो नज़रबंद व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 22। इतनी चीज़ें हम डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझिए और उसके बाद जहन में बैठाइए, तब जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। शॉर्टकट पे बिल्कुल ना भागिए। अब बात करते हैं तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट
अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। हम बात करेंगे आर्टिकल 23 की, मानव और दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध। इसके तहत क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि बंधुआ मजदूरी कराया जाता था। बंधुआ मजदूरी मतलब जबरदस्ती आपसे काम करा लिया जाता था और आपको उसके एवज में कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं, जो समझ मन में आया कुछ दिए, मन में नहीं दिए। तो वो क्या होता था, बंधुआ जबरदस्ती श्रम, जबरदस्ती आपसे काम कराया जाता था, जबरदस्ती क्रय विक्रय किसी भी चीज़ का होता था। ठीक है, बेगार, एक बेगार का लीजिए, तो कराया तक उसके बदले में कोई काम कुछ मिलता नहीं था, काम करा करके वापस भेज दे, चाहे जो करिए, उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अगर मानव दुर्व्यापार की बात करें तो मानव दुर्व्यापार में आप देखेंगे तो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट बता दे रहे हैं आपको। पहला है पुरुष महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री, पर रोक, खरीद बिक्री पर रोक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यवहार। ठीक है, और तीसरा हम बात करें तो देवदासी एवं दास। ठीक है, देवदासी एवं दास, पहले मूवी में आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ दास दासियां काम करती थी। तो वही ये प्रथा को समाप्त कर दिया गया, दास और दासियों वाला प्रथा को खत्म कर दिया गया। आप महिला या पुरुष कहीं मतलब मानव का आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, इस पे रोक लगाया गया पूर्ण रूप से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी में आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 में देखते हैं अनुच्छेद 24 में क्या दिया हुआ है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया हुआ है कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है, इसको हम बताते हैं। इसमें यह है कि राज्य किसी फैक्ट्री खदान, ठीक है, अथवा अन्य संकट वाली गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया गया। ठीक है, बच्चों को काम पर नहीं लगा, मतलब बच्चों से काम नहीं कराएगा। ठीक, जैसे कोई भी फैक्ट्री जहाँ पे मतलब ऐसी फैक्ट्री जिससे बच्चों को संकट उत्पन्न होता हो, ठीक है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, जैसे आर्टिकल 14 वर्ष से कम बच्चों को उसमें काम नहीं करा जाएगा किसी भी खदान में। लेकिन हाँ, यह है कि जहाँ नुकसानदेह नहीं है, जैसे मान लीजिए कि किसी मेस की बात कर लेते हैं, किसी मेस में अगर कोई लड़का है 14 वर्ष का काम कर रहा है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कोई नुकसान नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ से प्रदूषण दुनिया भर का निकल रहा है, तो वहाँ पे हम 14 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं, वहाँ के लिए पूरी तरह से रोक है। हम अब बात करेंगे आर्टिकल
25 से 32 नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आर्टिकल 25 से 32 मतलब अनुच्छेद 25 से 32 तक में क्या दिया हुआ है, एक एक चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो भी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ हैं जो आप लोग जानते होंगे, बहुत ऐसी चीज़ हैं जो आप नहीं जानते थे। जैसे बहुत लोग हैं समता और समानता में अंतर नहीं जानते थे, समता और समानता में अंतर नहीं जानते होंगे। समता और समानता बहुत लोग इसको एक ही मानते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम मतलब कुछ इसमें अच्छा करने की कोशिश किए हैं, और भी चीज़ें इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी और अच्छा करने का कोशिश किया जा रहा है डे बाय डे। तो जो अनुच्छेद 25 से 32 तक है उसको हम कल के वीडियो में लेके आएंगे। बाकी आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आप उसको पूरा देखें। जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तो चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं तुरंत देख के 1 मिनट में ही समझ में, ऐसा नहीं। पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए, एक एक चीज़ों को समझिए, चीज़ें हैं क्या ये। अगर हम बात करें तो मूल अधिकार जो है ये सबको जानना चाहिए। भारत का जो भी नागरिक है उसको जानने का पूरा हक है कि उसके क्या अधिकार हैं। हम बता ही दिए कि नहीं, जो कब हम मानेंगे कि नहीं आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, ठीक है। अगर आम आदमी आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप कहाँ जाएंगे? कोई राज्य का कर्मचारी आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? इस चीज़ को भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज इतना ही, और लास्ट के वीडियो में एक कोटेशन लेते हैं। आज भी एक कोटेशन है। कोटेशन लेने का पर्पज ये होता है कि एक मोटिवेशन बना रहता है। मोटिवेशन के लिए कुछ किताबें पढ़िए या कोई कोटेशन है उसको पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। तो आज कोटेशन को देखेंगे, कुछ इस प्रकार है। ये संविधान से रिलेटेड है कोटेशन। संविधान को अगर देखा जाए तो, तेरी हर मुश्किल का एक मुकम्मल जवाब हूँ मैं, कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना, भारत का संविधान हूँ मैं, ठीक है। तो हमारा भारत का इतना सुंदर संविधान है, इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें कही गई हैं, और जो हमारे संविधान निर्माता थे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को इसमें पिरोया है। कई देशों का संविधान का अध्ययन करके उस चीज़ को इसमें जोड़ा है। तो देखेंगे, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसको शेयर भी करते चलिए, ठीक है। इसको शेयर भी करते चलिए। शेयर करेंगे तभी ये लोगों तक पहुंच पाएगा। जब शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक ये पहुंच कैसे पाएगा? ये जानने का सबको अधिकार है ना कि नहीं हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, कैसे काम करते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है। इसको हम डिटेल में, और जो भी इसके बचे हुए हैं अनुच्छेद उसको हम बताएंगे। तो प्लीज़ इसको शेयर करते चलिए, और हम हर वीडियो में नहीं बोलते हैं कि शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। तो आप लोग को खुद ही समझ में आना चाहिए कि नहीं शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब भी करते चलिए और शेयर करते सभी लोग को। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। सब लोग घर पे सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, बाय।